हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट बीट मानवा का पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। मुझे पता है इस वीडियो का पार्ट 2 लाने में मुझे बहुत देरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो ही चुके होंगे। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक लग चुके हैं। अगर 90 दिनों के अंदर और एक स्ट्राइक गिर जाएगा तो ये चैनल कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं सारे चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे चैनल और साथ ही मेरे लाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। अब से मैं इस मानवा का एक्सप्लेनेशन जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करें। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो पे आपने देखा था कि लिनमो जब सो रहा होता है तब उसे एक नाइटमेयर आता है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जून उसकी मदद करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी वो दोनों को वर्कर जियाओ मिंग के साथ कैफे शॉप में बैठे हुए थे। जियाओ मिंग मर्डर इंसिडेंट के बारे में मो से पूछताछ कर रही थी। वो कहता है मुझे पता नहीं वो मेरे आंखों के सामने घबरा के बेहोश क्यों हो गया था। देन वो आगे कहने लगता है जब वो लड़का बेहोश हो गया तब जून ने मो को पुकारा था। जून मो से कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सुन के मो तुरंत ही उसके पास भागते हुए चला जाता है और कहता है ब्रदर चलो हम दोनों घर चलते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मो कहता है तब जून का तबीयत ठीक नहीं था। मुझे डर था कि कहीं उसे डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर लेके चला गया। जून कहता है वो हत्यारा लिनमो को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब हम दोनों बाथरूम से निकल गए थे तब वो हत्यारा जरूर वही बाथरूम में छुप के रहा होगा। जिस पे जियाओ मेंग कहती है बाथरूम के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था हमने उसे चेक किया था। तुम दोनों के अलावा हम लोगों ने किसी को भी बाथरूम के अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। आखिर वो हत्यारा वहाँ से भाग कैसे गया। जिस पे लिनमो कहता है जब हम दोनों बाथरूम से बाहर निकल गए तब वो विक्टिम आधे घंटे के बाद मर गया। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि इस समय के बीच किसी ने तो बाथरूम यूज किया होगा। ये सुन के मेंग एक्साइटेड होके बोलती है वाओ तुम दोनों की सोच मिलती जुलती है। बॉस ने भी मुझे इसके बारे में ऑलरेडी कहा था। जून पूछता है मेंग अभी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है। जिस पे मेंग कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया है। देन मेंग उन्हें बाथरूम का पिक्चर दिखाते हुए कहती है ओनर ने कहा है कि ओरिजिनली उनके पास 2 बाथरूम है, पर एक बाथरूम हमेशा बंद रहता है। हाल ही में उसने ऑल पाइप्स को रिप्लेस किया था, इसीलिए इसे हाल ही में ही रिपेयर किया गया था। जून कहता है तो जब हम लोग बाथरूम के अंदर घुस गए तब किसी ने वहाँ पे रिपेयर साइन बोर्ड लगा दिया और विक्टिम की मरने के बाद भी उस साइन बोर्ड को हटाया नहीं गया। देन वो आगे कहता है इसकी 2 संभावनाएं हो सकती है। एक तो ये है कि हत्या आवेश में आकर की गई है, दूसरा ये हो सकता है कि हमने हत्यारे की योजना बिगाड़ दी होगी। मुझे लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल पे बिलीव है। क्राइम सीन में जरूर कुछ तो क्लू होगा। मुझे उस बार में फिर से जाना होगा। देन वो आगे पूछता है मीन का क्या हुआ, जिस पर्सन ने उसे अटैक किया क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। मेंग कहती है उस एक्सीडेंट में जो कार इन्वॉल्व था हमने उसका पिक्चर उठा लिया है, पर उसका नंबर प्लेट फेक है। पर हम लोग उस ड्राइवर का पिक्चर खींच नहीं पाए क्योंकि कार की वजह से उसका चेहरा ब्लॉक हो गया था। ये सुन के जून कहता है मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना होगा। अगर मर्डरर को पता चल गया कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसके पास फिर से जाएगा। मेंग कहती है सीनियर ने ऑलरेडी एक एजेंट को उसके पास भेज दिया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि ग्रेजुएट ईयर में इस साल वो फिजिकल टेस्ट में नंबर 1 आया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के ऊपर। मिंग को अभी अभी होश आया था। वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। वो पर्सन उसके कुछ ज्यादा ही करीब था। वो एक्साइटेड होके कहता है कैप्टन मिन आप जाग गए। इस पर्सन का नाम है सेंग सांग। उसकी उम्र 21 साल थी। उसकी हाइट 6.07 फीट थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन हॉस्पिटल से तेजी से भाग रहा होता है। वो एक नर्स को भी जोर से धक्का देता है। एक पेशेंट उस नर्स को संभालते हुए कहता है उस चोर को कोई रोको। तभी सेन बिजली की तेजी से उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। देन वो स्टेयर से छलांग लगाता है और हाथापाई करने के बाद वो फाइनली उस चोर को पकड़ लेता है। सेन उस पर्सन को कहता है मैं एक पुलिस हूँ। वो पर्सन कहता है तुम एक पुलिस हो तो क्या हुआ, फिर भी तुम मेरी तरह ही गरीब हो।
सेन कहता है मैं सिर्फ पुलिस ऑफिसर बन के रहना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं पुलिस चीफ बनना चाहता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं इस कंट्री का लीडर भी बनना चाहता हूँ। देन वो चिल्लाते हुए कहता है मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बदल सकूं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मौजूद एक छोटी लड़की क्लैप करते हुए कहती है वाओ, बिग ब्रदर सच में बहुत अमेजिंग है। उस बच्ची को देख के सेन स्माइल करने लगता है। वो चोर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी डिटेक्टिव मिन को होश आ रहा होता है। वो अपने सामने सेन को देखता है जिसके मुंह से अभी खून बह रहा होता है, पर सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है डिटेक्टिव मिन क्या आप जाग गए। उसे अचानक इस तरह से देख के डिटेक्टिव मिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि वो एक घोस्ट है, इसीलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। सेन परेशान होकर कहने लगता है डिटेक्टिव मिन आपको क्या हो गया है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मो और जून भी पहुँच चुके थे। डॉक्टर कहता है वो अभी अभी ठीक हो रहा है, उसके सर में चोट लगी है, इसीलिए तुम उसे ज्यादा एक्साइटेड मत कर देना। अभी सेन पानी से अपना माउथ वॉश कर रहा होता है। पानी निगलने के बाद वो कहता है आप परेशान मत होइए, मैं अपनी जान दाव पे लगा के डिटेक्टिव मीन को प्रोटेक्ट करूंगा। पर मीन सोच रहा होता है उसने पानी के साथ ब्लड को निगल लिया, ये कितना घिनौना है। तभी मिन उस नए ऑफिसर का नाम पूछता है जिसपे सेन बहुत गर्व से कहता है मेरा नाम सेन सांग है और सांग का मतलब है डेथ। ये सुन के उन तीनों की तो बोलती बंद हो जाती है। मिन नाटक करने लगता है हेलो क्या ये पुलिस स्टेशन है, मुझे मदद की जरूरत है, यहाँ पे एक साइकोपाथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सेन और मो दोनों हॉस्पिटल के कमरे से बाहर थे। कमरे के अंदर जून और मिन दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। मिन कहता है मुझे सस्पेक्ट हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप लेवल पे किसी ने घुसपैठ की है, जिसपे जून कहता है आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है। मिन सेन की तरफ उंगली दिखाता है और गुस्से से कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन लोगों ने इस डेंजरियस पर्सन को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा है। मैं श्योर हूँ वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। उसकी बकवास सुन के जून वहाँ से जाने लगता है, पर मीन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है डियर मुझे छोड़ के मत जाओ। देन वो आगे कहता है जिस पर्सन ने मुझे अटैक किया था उसने लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझसे चुरा ली है। उस लिस्ट में उन सारे लोगों का नाम है जो बार से जुड़े हुए थे। अब मैं ठीक से चल नहीं सकता, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। जून पूछता है क्या उस इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम थी। मिन कहता है मुझे वहाँ पे एक वैन मिला था, ये वही कार थी जो हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है। उन दोनों को मो बाहर से देख रहा होता है। सेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है हेलो तुमसे मिलके मुझे खुशी हुई, शायद मैं फ्यूचर में पुलिस चीफ बन सकता हूँ। पर मो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिसपे सेन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है ऐसे रूड एटीट्यूड के लिए तुम्हें मारा भी जा सकता है। तभी वहाँ से गुजरने वाले दो डॉक्टर मो को हेलो कहते हैं। मो उन्हें कहता है तुम लोग जाके अपना काम करो। ये सुन के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के सेन कहता है ओह ऐसा लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे रूडली बात करो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अच्छे तरीके से ग्रीटिंग रिटर्न करना चाहिए। देन वो पीछे पलट के उन डॉक्टर से कहता है आपका दिन अच्छा रहे। ये सुन के एक नर्स गुस्से से उसे कहती है तुम जरा धीरे से बात करो, यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। ये सुन के सेन उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी कमरे में सिर्फ सेन और मिन थे। सेन कहता है जिसने आपको अटैक किया था आपको उस पर्सन का चेहरा याद है, तो फिर आपने लीडर ताई को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो उसे डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों कह रहे थे। उन उसे पूछता है अगर तुम्हारे पास पैर नहीं होते क्या तुम्हें जूतों की जरूरत होती। सेन कहता है नहीं। देन मिन बेड से नीचे उतरने लगता है और उसे कहता है अगर तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है तो फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा फोन मुझे दो। पर तभी वो बेड से गिरने लगता है, पर सेन उसे सही समय पे बचा लेता है और कहता है थैंक गुडनेस मैं बहुत ही जल्दी काम करता हूँ। सुपीरियर ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है, इसीलिए अब हम दोनों एक टीम हुए। कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले मुझे बताना होगा। पर मिन कहता है अपनी बकवास बंद करो। देन वो ड्रॉ में से कुछ तो निकालता है। उसके हाथ में एक स्टिकर जैसी चीज थी। उस स्टिकर को देखते हुए वो सेन से पूछता है अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया होता तो फिर तुम क्या करते। सेन कहता है क्या मैं क्या करता, पर मेरे कोई दोस्त नहीं है। ये सुन के मिन इरिटेट होके अपना फोन उससे ले लेता है और कहता है तुमसे कुछ भी सवाल करना पॉइंटलेस है। देन वो चीफ ली को कॉल करता है और कहता है हमें प्लान को आगे बढ़ाना होगा।
इसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन मिन का एक्सीडेंट हो गया था। कार एक्सीडेंट होने के बाद वो पर्सन मिन के पास जाता है। उसके हाथ में एक बेड थी। उस बेड के जरिए वो मिन को बहुत हिट करने लगता है। मिन पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। उसे अभी भी होश था, पर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। देखता है कि उस पर्सन के जूते में एक स्टिकर लगी हुई थी। जब वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है, वो स्टिकर वहीं पे ही छूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। अभी मिन उस स्टिकर को देखते हुए सोचने लगता है आखिर ये क्या है। देन अगले सीन में हमें जून और मो को दिखाया जाता है। वो कार से कहीं जा रहे होते हैं। जून मैंग को कॉल करते हुए कहता है इंसिडेंट की रात को बार के बाहर एक व्हीकल खड़ी थी। वो व्हीकल एक वैन ट्रक की तरह दिख रहा था। किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे फर्स्ट रिपोर्ट करना। ये कह के जून कॉल कट कर देता है। तभी मो उसे पूछता है ऐसा लगता है तुम और डिटेक्टिव मिन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मुझे जेलस फील हो रहा था। ये सुन के जून उसके सर में पेट करते हुए कहता है मेरे और उसके बीच में इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई गेस हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब मैंने पहली बार पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब सबको लग रहा था कि मैं अपनी मदर का केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसीलिए वो लोग मुझे कोई भी मर्डर केस देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कोई मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सामने मिन सुपीरियर को गाली देता है क्योंकि वो जून को मर्डर केस हैंडल करने के लिए नहीं दे रहा था। वहाँ पे जून भी मौजूद था। ये सब कुछ देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जून कहता है उस इंसिडेंट के बाद से पुलिस डिपार्टमेंट उसे विलन की तरह देखने लगे क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और धीरे धीरे वो लोग मेरे बारे में भूलने लगे। ये सुन के मो कहता है ओह नो, तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुन के मुझे और भी ज्यादा जेलस फील होने लगा है। तुम दोनों के बीच ऐसा भी कुछ हुआ था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मो अभी अपने घर पे था। वो एक बुक को ओपन करता है। ये बिल्कुल वही स्टिकर था जो मिन के पास था। इसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मो उस पर्सन के साथ था जिसने मिन के ऊपर हमला किया था। मो उससे सवाल पूछ रहा था मुझे बताओ किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, फिर मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट भी शेयर करूंगा। जिसपे वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बस एक छोटा सा चारा हूँ। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। देन वो पर्सन उसे वही सेम स्टिकर दिखाते हुए कहता है मेरे पास सिर्फ यही है। अगर तुम इतने ग्रेट हो तो फिर तुम उसे खुद भी ढूंढ सकते हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उस स्टिकर को देख के मो कहता है ओरोबोरोस। इसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो अभी बार में था। बार का बाथरूम चेक करने के दौरान वो सोचने लगता है ये वेंट बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के इसे साफ किया है। वेंट चेक करने के बाद वो मो से कहता है जब मिन और बाकी के लोगों ने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर ली तब इस बार ने क्लीनिंग कंपनी को कॉल किया था ताकि वो इस सीन को क्लीन कर सके। बेसिकली कहूँ तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देन वो मो को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। देन जून टॉर्च जलाते हुए कहता है यहाँ पे विक्टिम का सेरोटोनिन और हिस्टामिन इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब विक्टिम को काटा जा रहा था वो जिंदा था। पर जमीन पे पड़े खून को देखते हुए मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब वो मर रहा था उसने कोई भी संघर्ष नहीं किया था। हो सकता है कि उस पर्सन ने विक्टिम को नियंत्रण करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया होगा। फिर वो आगे कहता है जब किसी को हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल का इंजेक्शन दिया जाता है तब उस जगह पे बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं ताकि इन्फ्यूजन अच्छे से हो सके। पर किसी भी जगह पे इंजेक्शन लगाने से अच्छा वो डायरेक्टली हार्ट पे भी तो इंजेक्ट कर सकता था। इस पर्सन का गोल और बिहेवियर दोनों ऑपोजिट है। इसे स्टूपिड भी कहा जा सकता है। एक सीरियल किलर का गोल हमेशा लोगों को मारना नहीं रहता है। ज्यादातर उनका गोल ये रहता है कि मारने के दौरान उन्हें सेटिस्फाई मिल सके। देन वो आगे कहता है अभी मुझे याद आ रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया था कि इंजेक्शन साइट पे नार्कोसिस हुआ था और विक्टिम के बॉडी में कट मार्क बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन थे। ऐसा लगता है खूनी का बॉडी स्किन से बहुत ही ज्यादा लगाव है, तो फिर उसने अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों किया? जिसपे मो कहता है शायद वो मरने का रीजन छुपा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइबोराइड और मेटफॉर्मिन को जब अल्कोहल के साथ लिया जाता है तब हाइपोग्लिसेमिया हो सकती है, यहाँ तक कि इससे जान भी जा सकती है। इस तरह के सिचुएशन में रिपोर्ट में ये निकल के आएगा कि अल्कोहल की वजह से उसका डेथ हुआ है। देन वो ब्लड स्टेन को देखते हुए कहता है ये बहुत अनरीजनेबल है।
अगर विक्टिम के कार्टियोड आर्टरी में कट लगाया जाता तो खून बहुत तेजी से निकलता और दीवार पे खून के धब्बे भी लग जाते। अगर स्किन का ऊपरी परत को काटा जाता तो फिर इतना खून नहीं बहता। देन वो आगे कहता है, ये कितना बुरा हुआ, मुझे विक्टिम की बॉडी को पर्सनली चेक करना चाहिए था। तभी जून लाइट ऑन करता है और कहता है, ये पाइप का डायग्राम है। मिन और बाकी के लोगों ने सारे एग्जिट पॉइंट को चेक कर लिया है, अब तक तो ये सब कुछ साफ हो गए होंगे। तभी मो कहता है, विक्टिम के मरने के बाद उसका लाश तुरंत ही मिल गया था, इसीलिए खूनी यहाँ से ज्यादा दूर भाग के नहीं गया होगा। सबसे करीब एग्जिट है वोमेन रेस्ट रूम, जो बगल में ही है। ये सुन के जून कहता है, तो फिर चलो हम वहाँ पे चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वोमेन रेस्ट रूम के अंदर जा रहे होते हैं। वहाँ पहुँच के मो कहता है, वो क्या है। जून लेडर के जरिए वहाँ पे चढ़ने लगता है और कहता है, मैं चेक करता हूँ। तभी टॉयलेट रूम से अचानक से कोई बाहर निकलता है और जून को धक्का दे देता है। जून चिल्लाते हुए कहता है, हम पुलिस है, तुम वहाँ पे रुको। पर वो पर्सन वहाँ से भागने लगता है। जून भी उसके पीछे भागने लगता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, पर जून उसे फाइनली पकड़ ही लेता है। पर्सन कहता है, वो चीज मेरे पॉकेट में है, मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। जून को उसके पॉकेट में एक माइक्रो कैमरा मिलता है और कहता है, तुम एक पिन होल कैमरा लड़कियों के रेस्टरूम में लगा रहे थे, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। देन वो उस पर्सन को करीब से देखने लगता है। देन वो आगे कहता है, ये वो नहीं है, ये साइकोपाथ नहीं है। जून उस कैमरे को देखते हुए कहता है, जो भी हो, मुझे लगता है हमें इससे कोई नई क्लू मिल सकती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, जून का टीममेट वहाँ पे पहुँच चुका था। मैंग कहती है, बॉस कहाँ पे है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार के पीछे बॉस स्मोकिंग कर रहा होता है। मैंग कहती है, बॉस हमने सब चीजों का ध्यान रख लिया है, पर आप यहाँ पे छुप के क्या कर रहे हैं, और लिनमो कहाँ पे है। जून कहता है, वो कार में है, उसे स्मोकिंग का सेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के मैंग कहती है, आपका मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। ऐसा लग रहा है एक हस्बैंड अपने वाइफ के पीठ पीछे स्मोकिंग कर रहा है। जिस पे जून कहता है, क्या ये इतना बुरा है। मैंग कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है। पहले तुम्हारे जितने भी गर्लफ्रेंड्स थे, तुम्हारे स्मोकिंग से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग तुम्हें बस बर्बाद करना चाहते थे। तब मुझे हमेशा से फील होता था कि तुम्हारा दिल उन पे नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी आपको किसी के फीलिंग के बारे में इतना केयर करते हुए नहीं देखा है। जून कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे ब्रदर को गर्लफ्रेंड से कंपेयर मत करो। मैंग कहती है, लिनमो आपको ब्रदर की तरह नहीं देखता है, अगर आप उसे ऐसे ही अवॉइड करते रहेंगे तो फिर आप उसके फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। मैं आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जून कहता है, अब बस करो, तुम जितना ज्यादा कहने लगोगी ये उतना बकवास लगने लगेगा। देन वो आगे पूछता है, क्या तुम्हें वो बहन मिला। मैंग कहती है, साइबर इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट ने उस एरिया के सारे सर्विलियंस फुटेज को चेक कर लिए, पर उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये एक तरह का गोस्ट है जो हवा में गायब हो गया। जून कहता है, डाटा को इरेज कर दिया गया है। क्या मिन सही कह रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई, हमें जल्दी से इस केस को सॉल्व करना होगा, नहीं तो वो सीरियल किलर फिर से किसी के ऊपर हमला कर सकता है। मैंग कहती है, क्या आप श्योर है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। जून कहता है, वो जिस तरह से सारे सीन को हैंडल कर रहा है, ये डेफिनेटली उसका फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसका लिनमो से क्या संबंध है, आखिर वो उससे फ्रेम क्यों कर रहा है। देन वो सिगरेट को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, अब मैं चलता हूँ, कल मेरा भाई का क्लास है। के जाने के बाद मैंग कहती है, आपने सिगरेट को डस्टबिन में फेंक दिया और आप हमेशा मना करते आ रहे हैं कि आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिनमो के ऊपर। अभी वो कार के अंदर बैठा हुआ था। अभी उसे रोड पे एक लड़की की परछाई दिखती है। वो परछाई कार के सामने आ जाती है और उस लड़की का कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो सोचने लगता है, ये फिर से हो रहा है, मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया है और मुझे फिर से हालुसिनेशन हो रहा है। वो परेशान होकर सोचने लगता है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी से जल्दी उन कमीनों को हैंडल करना होगा, नहीं तो मैं जून से फिर से अलग होने लगूंगा। कुछ देर के बाद जून कार के अंदर बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है, आखिर मैं इस केस के बारे में उससे क्या कहूँगा। आफ्टर ऑल मिल ने भी पहले उससे पूछताछ की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। आखिर एक नजर में ही उसे कैसे पता चल गया कि वो साइकोपाथ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं, उन लोगों में कुछ तो कॉमन रहता है। क्या इस तरह के लोगों को कोई टारगेट कर रहा है? जो भी उन्हें टारगेट कर रहा है, क्या उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप है?
देन वो मो के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। अभी वो सोच रहा होता है क्या मुझे उसे पूछना चाहिए, क्या कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन उसे हरास कर रहा है। तभी मो उसे सडनली किस कर लेता है और सोचने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। जून सोचने लगता है आखिर ये क्या चल रहा है, सडनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जून उसे दूर पूछ करते हुए कहता है, क्या मैं एक लड़की की तरह दिख रहा हूँ। जिस पे मो कहता है, नहीं, जब तुमने उस साइकोपाथ को अरेस्ट किया तो मैं तुम्हारी मर्दानगी देख के मोहित हो गया था। जून ब्लश करते हुए सोचने लगता है, तो फिर इतने सारे लड़के मुझे क्यों कहते रहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं। अभी मुझे शक होने लगा है, क्या मैं सिर्फ लड़कों को ही अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मो उसके करीब जाते हुए कहता है, जब तुमने नशीली आंखों से मुझे देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुमने मुझे ढकेला नहीं होता तो पता नहीं मैं और क्या क्या कर लेता। जिस पे जून ब्लश करते हुए सोचने लगता है, मुझे गर्माहट महसूस हो रहा है, मैं उससे क्या कहना चाहता था मैं वो सब कुछ भूल गया। अभी उसे एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देख के वो पूरी तरह से शॉक में पड़ गया था। सच में ये लिखा गया था कि डिटेक्टिव मीन अब जिंदा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मीन का फुनेरल हॉल दिखाया जाता है। वहाँ पे सैन बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। मो कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो। तभी जून उसे कहता है, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद हमें एक कार दिखाया जाता है। सैन उस कार के पास आता है। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था क्योंकि उसने मीन को कैरी किया था। मीन कहता है, अब जल्दी करो, तुम इतने स्लो कैसे हो सकते हो, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ है। सैन कहता है, डिटेक्टिव मीन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको अपना वजन कम करना होगा। ये सुन के मीन गुस्से से कहता है, इसे दोबारा कहने की हिम्मत मत करना। मैं जो भी खाना खाता हूँ मैं स्ट्रिक्टली कैलोरीज को मेंटेन करता हूँ। मैं हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। सच तो ये होगा कि ट्रेनिंग के दौरान तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए, इसीलिए तुम्हारा बॉडी वीक पड़ चुका है। सैन कहता है, 1 हफ्ते हो चुके हैं, आप बेड में पड़े हुए थे, इसीलिए आपका मसल अभी बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ये सुन के मीन गुस्से से उसका मुंह कवर करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैन मीन को कार में बिठा देता है। देन वो मीन के साथ पीछे वाले सीट पे ही बैठ जाता है। जिस पे मीन गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पे क्यों बैठ गए, कार कौन चलाएगा। सैन कहता है, कार एक्सीडेंट के दौरान मेरे लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी ड्राइवर को बुला ले। ये सुन के मीन परेशान होकर कहता है, तुम 1 नंबर के इडियट हो, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो। फिर मैंने पास्ट लाइफ में क्या गलत किया था, अब मुझे एक इडियट का टॉर्चर सहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं, चलो साथ में मर जाते हैं। तभी कार के आगे वाले सीट पे 2 पर्सन बैठ जाते हैं। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि जून और मो थे। मीन उसे पूछता है, जून तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जून कहता है, लिनमो को पता चला कि तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स में कुछ तो गलत था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे हो। अगर खूनी को पता चल गया कि उसका इकलौता विटनेस मर चुका है तो फिर वो जल्दी से कोई क्राइम जरूर करेगा और वो किसी को जान से मार डालेगा। मीन कहता है, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, ये सारे अरेंजमेंट मुझे ऊपर से मिली है, मुझे अपना आइडेंटिटी क्लियर करना होगा ताकि मुझे एक न्यू मिशन मिल सके। ये सुन के जून हैरान होकर कहता है, आखिर इस समय पे वो तुम्हें ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं और इस केस का क्या होगा। मीन कहता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा, फिर भी मेरा यहाँ पे रुकना मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है। अब ये केस मेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है। ये सुन के जून उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। आखिर एक पुलिस स्टेशन में तुम्हें वाला कौन ऑर्डर दे सकता है। मीन कहता है, ये मैटर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम संभाल रही है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। जून कहता है, अगर तुम्हें चोट नहीं लगा होता तो मैं अभी तुम्हारे फेस पे पंच मारता। आखिर एक ह्यूमन लाइफ से कौन सा टास्क इतना इम्पोर्टेंट है। मीन कहता है, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ से इम्पोर्टेंट है। तुम हमेशा से फोकस करते आ रहे हो कि सबको जल्दी से जस्टिस मिले। क्या सारे पुलिस ऑफिसर तुम्हारी तरह ही दयालु है। जस्ट बिकॉज कि तुम हमेशा एक साइकोपाथ के साथ रहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कोई क्राइम नहीं करेगा। तुम लिनमो के ऊपर तो नजर रख सकते हो पर सबके ऊपर नहीं। ये सुन के मो भी हैरान में पड़ जाता है। मीन आगे कहता है, जरा अपने प्रीशियस लिटिल ब्रदर को गौर से देखो। एंटी सोशल पर्सनालिटी, इसके कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं।
वो प्रिटेंड करते हैं कि वो चार्मिंग और हार्मलेस है, पर जैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है वो कोई क्राइम कर ही देते हैं। ये उनके जीन में एक कर्स की तरह है, तुम उन्हें बचा नहीं सकते। ये सब कुछ सुन के जून उसे हिट करते हुए कहता है तुम कमीने हो। तभी सैन उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है लीडर जून, तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो रूड बनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। जून मिन को कहता है आज तुमने जो कुछ भी कहा इसे याद रखना, मैं उस खूनी को पकड़ लूंगा इससे पहले कि वो कोई और क्राइम करे। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी सोच गलत है। कह के वो कार से बाहर निकल जाता है। मीन उसे कहता है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर तुम उसे पकड़ भी लेते हो तो बिना न्यू केस के तुम उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जून कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मीन, मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। ये सुन के मीन भी हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सैन मीन को अपने घर पे लेके आ चुका था। सैन कहता है चीफ ली ने मुझे कहा है कि आपको कुछ दिनों तक मेरे घर पे ही छुप के रहना होगा। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तुम अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि मेरा कमरा थोड़ा मेसी है पर तुम यहाँ पे कंफर्टेबल रह सकते हो। उसका कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा था, जिसपे मीन कहता है क्या ये डॉग हाउस का घर है। देन वो गुस्से से कहता है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे एक इंसान रह सकता है, तुम इस घर को अभी तुरंत साफ करो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सैन घर की साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वो मीन को कहता है लीडर जून बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। मीन कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। सैन कहता है एक्चुअली मैं सोच रहा था कि लीडर जून बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें एक खूनी को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सुन के मीन उसे गुस्से से घूरने लगता है। उसे गुस्से में देख के सैन कहता है ठीक है मैं समझ गया, आपने जरूर कुछ अच्छा प्लान बनाया होगा जिससे सारे मछलियाँ पकड़ में आ जाए। आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे नहीं लगता आप एक खूनी को ऐसे ही जाने देंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये सुन के मीन कहता है मुझे तुम्हारे भरोसे की कोई जरूरत नहीं है। देन वो आगे कहता है मैं लिनमो के खिलाफ कुछ भी क्यों ना कह दूं, जून अपना एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला है, उनका रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है। इसके बाद वो एक पास्ट के बारे में बताता है। 10 साल पहले एक सीरियल किलर था जिसे माइंड हंटर के नाम से जाना जाता था। वो उन लड़कियों को टारगेट करता था जो इमोशनली बहुत ही कमजोर थे और वो मानसिक रूप से टूटने के कगार पे थे। वो खूनी अपने विक्टिम्स को हिप्नोसिस करता था ताकि वो लोग आत्महत्या कर दे। उन विक्टिम्स में से जून की मदर भी एक थी। जून का फादर एक फॉरेनर था। उसकी मॉम उसके पिता से एक पार्टी में मिले थे। पहली नजर में ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत शादी कर ली। पर अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद उसके पिता उसकी मॉम को छोड़ के चले गए। इसकी वजह से उसकी मॉम का मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग गया था। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अल्कोहल पीना भी शुरू कर दिया था और ज्यादातर वो गायब ही रहती थी। और फिर एक दिन अचानक वो जून के पास गई थी। वो जून से कहती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे भी नहीं पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। उसकी मॉम इस बच्ची को कितना भी हेट क्यों ना कर ले, जून अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो ये भी चाहता था कि उसका छोटा भाई बड़े होके खुश रहे। पर एक दिन उसकी मॉम उस हर्ट हंटर खूनी के इन्फ्लुएंस में आके अपने साथ साथ उस छोटे बच्चे की जान भी ले ली। इस इंसिडेंट के बाद से जून बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुका था और वो उस हंटर के बारे में इंफॉर्मेशन भी सर्च करने लग गया था। उस खूनी को ढूंढने के लिए वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और फिर उसने लिनमो को बचाया था रेल ट्रैक के ऊपर से। उस दिन के बाद से जून के मन में उस खूनी के लिए जो ऑब्सेशन था वो कम हो गया था। पहले जून ने अपनी मॉम की जगह पे अपने छोटे भाई को रखा, पर जब उसका छोटा भाई गुजर जाता है तब वो उसकी जगह पे लिनमो को रख देता है। वो इस साइकोलॉजिकल बंधन से कभी भी बच के नहीं निकल सकता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मीन कहता है पर सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान करती है वो है लिनमो, जो कि एक साइकोपाथ है और वो दूसरों को मैनिपुलेट करने में सबसे अच्छा है। उसे जल्द ही जून का वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे कंट्रोल भी करने लगेगा। ये सुन के सैन कहता है पर लिनमो इतना भी ज्यादा बुरा लड़का नहीं लगता है। मीन कहता है तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देन वो आगे कहता है उस हंटर का आखिरी निशाना लिनमो की मदर ही थी। इस केस के बाद वो हंटर पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, पर जब तक वो हंटर मर नहीं जाता उसके मन में किसी को मारने के लिए डिजायर खत्म नहीं होगा।
फिर एक दिन सडनली एक पोस्ट वायरल होने लगा। जिसने भी वो पोस्ट किया था उसने लिखा था कि वो हंटर का एक बड़ा फैन है और उसका मानना था कि लिनमो एक लौता सर्वाइवर था। ऐसा हो सकता है कि उस हंटर ने लिनमो को जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि वो हंटर की दुनिया का उत्तराधिकारी बन सके। ये सुन के सैन बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या एक साइकोपाथ को भी एक सक्सेसर की जरूरत पड़ती है? क्या उसे लगता है कि वो एक किंग है? मिन कहता है बहुत सारे क्रिमिनल के माइंड में ये रहता है कि जो बिना हेजिटेशन के किसी को जान से मार देता है वही असली लीडर होता है। भले ही ये आत्मधोखा है लेकिन वो ये विश्वास करते हैं कि हंटर का इतिहास जनरेशन के बाद जनरेशन चलती रहे। देन वो आगे कहता है लिनमो एक साइकोपाथ है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक बुरा लड़का बने। तुम्हें क्या लगता है उसके अच्छे इंसान बनने की संभावना कितनी है? सैन कहता है मुझे नहीं पता लेकिन संभावना तो हमेशा रहती है ना। वो इसे देखा जाए तो आपको पास्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? और तभी मिन को भूख लगने लगती है जिस पे सैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मिन के लिए खाना पकाता है पर वो जल चुका था, जिसकी वजह से मिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं डेफिनेटली तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जून के ऊपर। अभी वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। कुछ देर के बाद मो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो देखता है कि अभी जून सोया हुआ था। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।